नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा सबसे खास शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके राज्य के सीएम ने क्या कुछ किया है दिन भर, उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या क्या सौगातें मिली है। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर के सीएम की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए, जिनका आपसे होगा सीधा सरोकार। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी से। पीएम मोदी ने वित्तीय शीघ्र पर बजट के बाद 10वें वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब भारत पर भरोसा करने पर भी 100 बार सोचा जाता था। अब जब भारत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण को साथ लेकर चल रहा है तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अब चर्चा की शुरुआत में पहले की तरह प्रश्न चिन्ह की जगह विश्वास ने जगह ले ली है। चर्चा के अंत में भी प्रश्न चिन्ह की जगह अपेक्षा ने अब जगह ले ली है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्जवल बिंदु कहा जाता है। भारत आज G20 की अध्यक्षता का दायित्व भी उठा रहा है, जो कि एक गर्व की बात है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। एक समय था जब भारत पर भरोसा करने से पहले भी 100 बार सोचा जाता था। हमारी इकोनॉमी हो, हमारा बजट हो, हमारे लक्ष्य हो, जब भी इनकी चर्चा होती थी तो शुरुआत एक क्वेश्चन मार्क के साथ होती थी और उसका एंड भी एक क्वेश्चन मार्क से ही होता था। अब जब भारत फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चल रहा है तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत पहले की तरह क्वेश्चन मार्क की जगह विश्वास ने ले ली है और चर्चा के अंत वाले समय में भी क्वेश्चन मार्क की जगह अपेक्षा ने ले ली है। आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है। 2021-22 में अब तक का सबसे ज्यादा FDI देश को प्राप्त हुआ है। इस निवेश का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है। PLI स्कीम का लाभ उठाने के लिए लगातार एप्लीकेशन आ रही है। हम ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कालखंड भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है और हमें ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और मिलकर के करना चाहिए। साथियों, आज का नया भारत अब नए सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के फाइनेंशियल वर्ल्ड के आप सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आज आपके पास दुनिया का एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम है। जो बैंकिंग व्यवस्था 8-10 साल पहले डूबने की कगार पर थी, वो अब लाभ में आ गई है। आज आपके पास ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है। नीतिगत निर्णयों में बहुत ही क्लैरिटी है, कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस भी है।
तो चलिए बात अब कर लेते हैं मेघालय की, जहां पर नेशनल पीपुल्स पार्टी और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनको मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने सीएम पद की शपथ दिलाई। प्रेस्टोन टिनसोंग और एस धर ने मेघालय के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले अन्य नेताओं को भी शपथ दिलाई गई। शिलांग स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। सीएम कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण करने के बाद सीएम कोनराड संगमा ने कहा कि हमने पिछले 5 सालों में कई क्षेत्रों की नींव रखी है और हम उन पर आक्रामक रूप से काम करना जारी रखेंगे। We have laid the foundation in the last 5 years for many sectors, and we will continue to work aggressively on those foundations and build a better state for our people, and we'll continue to focus on the areas which we have been working on in the last 5 years, primarily to ensure that overall infrastructure improvement is there. We are working very hard towards the social sectors improvement like health and education and social welfare, and of course we are giving a lot of importance to the youth, especially when it comes to employment issues and the livelihood issues. So those are going to be one of the main concerns and areas where this government is going to focus on. And like I had said 5 years back in the same place when I had taken oath, that we have realized that the overall delivery mechanism, overall efficiency at the grassroots level is something that needs to be improved. We improved that in the last 5 years. The same schemes which were implemented in the previous years did much better in the last 5 years because of the accountability, the monitoring that we did. And we'll continue to ensure that the impact at the grassroots level of different programs and schemes is felt to the maximum level. And there has been precedents in the past where there have been 2 deputy CMs, so there's nothing wrong in it. And also it is a strong representation of the different areas and regions of our state. It sends a positive message of inclusiveness, and that is the reason why we've gone ahead with it. वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सीएम कोनराड संगमा के दूसरी बार सीएम बनने पर खुशी जताई और कहा कि शपथ समारोह में हमें भी आने का मौका मिला, क्योंकि संगमा परिवार से हमारा पारिवारिक रिश्ता है और छोटे भाई को शपथ लेते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर से नई शुरुआत के लिए सीएम कोनराड संगमा को बधाई। बहुत खुशी का दिन है आज। इस ओथ सेरेमनी में आने का हमें भी मौका मिला, क्योंकि आज संगमा परिवार से हमारा राजनीतिक नहीं पारिवारिक रिश्ता भी है और अपने पुराने परिवार को देखकर बहुत खुशी होती है। और छोटा भाई जब ओथ लेता है तो और कितनी खुशी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर से नई शुरुआत के लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हर चीज तो पहली बार होता ही है, और खास तौर पर एक ट्राइबल पीपल जब एक जगह पर पहुंचता है तो उसको कितना स्ट्रगल भी करना पड़ता है, कितनी मुसीबतें आती हैं। तो आज ये बहुत खुशी का दिन है। वहीं मेघालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां पर एनडीपीपी प्रमुख नेफ्यू रियो ने सीएम पद की शपथ ली। वहीं टीआर जेलियांग और वाई पैटर्न ने नागालैंड के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली। इस दौरान उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इन सभी को राज्यपाल ला गणेशन ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के वक्त मंच पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। नेफ्यू ने 5वीं बार नागालैंड के सीएम के तौर पर शपथ ली। चलिए बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में बंद अपने दोनों पूर्व मंत्री सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का बचाव किया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जबकि देश लूटने वाले को पीएम गले लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका इशारा विवादों में घिरे कारोबारी गौतम अडानी की तरफ था। अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी और सत्येंद्र जैन ने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी। उन्होंने दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया और दूसरी ओर एक शख्स है जिसने भारत की जनता का खून पसीने से कमाया अरबों खरबों रुपए लूट लिया।
देश भर के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। यहाँ मजबूरीवश गरीब अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी और गरीबों के बच्चों को भी अमीरों के बच्चों जैसी अच्छी शिक्षा मिलने लगी। वो शख्स है मनीष सिसोदिया। देश भर में सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। यहाँ गरीब मजबूरीवश अपना इलाज करवाने जाते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना के अच्छा और फ्री इलाज हर घर तक पहुंचाया। पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया। वो शख्स है सत्येंद्र जैन। और दूसरी ओर एक शख्स है जिसने भारत की जनता का खून पसीने से कमाया अरबों खरबों रुपया लूट लिया, बैंकों का और LIC का पैसा डुबो दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा लिया। आज मैं बेहद चिंतित हूं, मनीष और सत्येंद्र की गिरफ्तारी को लेकर नहीं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेकर। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचता। मैंने तय किया है कि मैं इस बार होली वाले दिन पूरा दिन देश के लिए ध्यान करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पूजा करूंगा। अगर आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं कर रहे, अगर आप भी देश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, तो मेरी आपसे अपील है, होली मनाने के बाद थोड़ा समय निकाल के आप भी देश की खातिर मेरे साथ भगवान की पूजा करना, ध्यान करना। जय हिंद। एक बात हिमाचल की कर लेते हैं। आप प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री से CM सुक्खू ने हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र की बात की जो कि चीन से लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के हालत सही नहीं है। उन्होंने ये भी मांग की है कि इन इलाकों में रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जाना चाहिए जो रक्षा रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए बेहद जरूरी है। इस दौरान CM सुक्खू ने ED और CBI की कार्रवाई को लेकर भी बयान दिया और कहा कि ED CBI अब राजनीतिक हथियार बन चुके हैं, ये सभी शासनिक इकाइयां नहीं रही। वहीं राहुल गांधी की देशभक्ति पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया उन्होंने और कहा कि बीजेपी वालों की तरफ से 9 साल से राहुल गांधी पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिनके परिवार में देश की सेवा हो या उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। आज हमारा जो बॉर्डर एरिया है जो चाइना के साथ लगता हुआ है, वहाँ रोड की कंडीशंस अच्छी नहीं है। उस दृष्टिकोण से हमने कहा कि अगर कल को चाइना पास लगता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है और उनसे ये भी अनुरोध किया है कि रेलवे लाइन का वहाँ विस्तार होना चाहिए जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जैसे कि मनाली, लेह, बिलासपुर रेलवे लाइन जो है वो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जितने बॉर्डर रोड्स के साथ, बॉर्डर के साथ हमारे गांव हैं, क्योंकि वो सब BRO के अंडर है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो उनसे अनुरोध किया है कि आपको इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं सब चीज़ों की डिटेल जानकारी दूंगा और आप मुझसे फ़ोन पर इस बारे में जानकारी भी प्राप्त करते रहना और किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तरफ से डेवलप हो और राज्य की तरफ से क्या सहयोग हो सकता है, उस दृष्टिकोण से बात हुई। ED और जो CBI है वो राजनीतिक हथियार हो चुके हैं
वो प्रशासनिक हथियार नहीं रह चुके हैं। और मुख्य काम उनका ये रह गया कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में सबसे पहले ईडी का चुनाव प्रचार चलता है। मैं इसको ये संज्ञा दूंगा कि ईडी के अधिकारी आके चुनाव पर छापे मारते हैं, वो चुनाव प्रचार का एक अंग है। सीबीआई के अधिकारी आके चुनाव प्रचार करते हैं। नजायज़ किसी को तंग करना नहीं चाहिए। अगर कोई नजायज़ तंग होता तो गलत बात है। ये प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा है कि राजनीतिक नेताओं के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई होती है। अगर राहुल गांधी जी के परिवार से कोई बड़ा देशभक्त हो सकता है, उन पर पिछले 9 साल से सवाल ही उठाए जाते हैं। जिसकी दादी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और जिसके पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनसे बड़ा कोई देशभक्त की परिभाषा जानने वाले और देशभक्ति के बयान उन पर उंगली उठाने वालों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो चलिए बात अब करेंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने दावा किया कि 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। और क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और आप देखेंगे कि हम 2014 वाला परिणाम दोबारा दोहराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सराहना लोग कर रहे हैं और वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं, जिन्होंने विपक्ष के सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग वाले बयान पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहेंगे तो साधारण सी बात है कि आपकी जांच होगी, तो इसमें दुरुपयोग जैसी कोई बात नहीं है। वहीं राहुल गांधी के विदेश में आरएसएस पर दिए बयान का भी केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। कहा कि राहुल गांधी एक बार शाखा में जाना चाहिए और तब उन्हें पता चलेगा कि आरएसएस क्या है। ये फैशन बनाना कोई भी, चाहे आदरणीय कपिल सिब्बल जी हों या किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वह यह समझता है कि सत्ता मिलेगी तो भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाले करेंगे, अपराध करेंगे और अगर उनके खिलाफ जांच होगी तो हम विपक्ष में हैं इसलिए हमारे खिलाफ जांच हो रही है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये तो एक तरह से भ्रष्टाचार भी करना, चोरी भी करना और सीनाजोरी भी करने जैसी स्थिति होती है। अगर अच्छा ये होता है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है किसी जांच एजेंसी के पहुंचने के पहले ही वो सार्वजनिक कर दे, मुझसे गलती हो गई, भ्रष्टाचार किया हूँ। ये जो कोठरी भर के नोट निकल रही है, सोने की सिल्लियाँ निकल रही हैं और तमाम सारी प्रॉपर्टियों के दस्तावेज निकल रहे हैं, तमाम देसी और विदेशी और देश विरोधी जो रिश्ते निकल रहे हैं, अगर उसकी जांच नहीं होगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो जांच एजेंसियों कार्यालय में तो इनके हिसाब से ताला लगा देना चाहिए कि ये जांच करें और विपक्ष में है इसलिए, मतलब ये मांग कहें कि हम विपक्ष में हैं इसलिए कोई जांच न करे और जांच करे दोषी भी पाए जाएं तो कार्रवाई न करें, तो सारी व्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। इसी तरह चुनाव आयोग का नाम लेते हैं, चुनाव आयोग जहाँ चुनाव हो, अगर यह चुनाव जीत जाएं तो ईवीएम सही, चुनाव आयोग सही, अगर ये चुनाव हार जाएं तो ईवीएम खराब और चुनाव आयोग खराब। ये तो एक फैशन बना लिए हैं, ये फैशन देश में नहीं चल सकता। देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जनादेश दिया। हाँ, तो लंदन में दिया, तो लंदन में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कब्जा कर लिया है और जो पाकिस्तान में इस समय भुखमरी मची हुई वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहाँ जाकर के शाखा लगा करके कर दिया है। जो तालिबानी सरकार बनी हुई वो भी जाके संघ ने बना दिया है। ये बचकाने बयान विदेश में जा कर के देश को बदनाम करने वाले, देश की समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से सेवा करने वाले संगठनों के बारे में जो कुछ नहीं जानता है वो बयान देने से पहले उनके जो सलाहकार हैं उनको बता दें, नहीं तो स्वयं राहुल गांधी जी जाएं 1 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में और जाके करें संघ का ओटीसी, प्रशिक्षण प्राप्त करें, तब उनको समझ में आएगा संघ क्या करता है। संघ का एक ही लक्ष्य है, इस देश की एकता अखंडता, इस समाज की एकता और समरसता और समाज का उत्थान, इस विषय को लेकर